पद आरएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत। हम पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया और उसके भेदों के बारे में। क्रिया और उसके दो भेद थे। क्रिया और उसके भेदों के बारे में हमने पढ़ा था और पहला जो रूप पढ़ा था हमने वो कर्म के आधार पर विभाजन पढ़ा था। कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन पढ़ा था। कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन हमने पढ़ा था और कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया था, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक ना। सकर्मक के भी वापस पुनः दो बेटे, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। सकर्मक पूर्ण सकर्मक के पुनः दो बेटे, एक कर्मक और द्विकर्मक। ऐसे इनका विभाजन हमने पढ़ा था। आक्रमक क्रिया के भी दो बेटे, अपूर्ण कर्मक और पूर्ण अकर्मक। ये विभाजन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में द्विकर्मक विभाजन पर हमने समाप्त किया था। अब हम यहाँ वापस शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर द्विकर्मक का मतलब जिसमें क्या हो, दो कर्म हो। दो कर्म जिस वाक्य में हो उसको द्विकर्मक कहा जाता है। और दो कर्म का पता क्या और किसको प्रश्न से किया जा सकता है, ये अपने वहां क्लियर हो गया था। किससे? वाक्य में यदि क्या और किसको प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्या और किसको प्रश्न का उत्तर यदि किसी वाक्य में मिलता है तो वहां इन दोनों का जो उत्तर होता है, क्या का उत्तर तो मुख्य कर्म और इसका उत्तर जो है वो गौण कर्म होता है। दो कर्म यहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ एक छोटा सा ध्यान में रखना है कि कब वहां पर हम द्विकर्मक क्रिया नहीं मान सकते, क्या और किसको का प्रश्न होता है, उत्तर मिलता है। लेकिन कब स्थिति आ जाती है जब हमें द्विकर्मक क्रिया नहीं मान सकते, तो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, कौन सी क्रिया? देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो और देना क्रिया का प्रयोग दान, उपहार, भेंट के रूप में होता हो, पुरस्कार भी लिख सकते हैं अपन। दान, उपहार, भेंट, पुरस्कार के रूप में यदि देना क्रिया का प्रयोग होता है तो वहां दी जाने वाली वस्तु है ना वो दान स्वरूप होनी चाहिए, उपहार स्वरूप होनी चाहिए, भेंट स्वरूप हो। तो वहां हम द्विकर्मक क्रिया नहीं मानेंगे, वहां द्विकर्मक नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। देना क्रिया यदि कहीं पर लिखी हो और देने का भाव दान, उपहार, भेंट, पुरस्कार स्वरूप हो तो वहां जिसको दिया जाता है, जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक माना जाता है। उसमें क्या माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। तो यहाँ अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, देने वाली वस्तु दान स्वरूप हो, तो वहां हम द्विकर्मक क्रिया नहीं मानेंगे। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, जैसे कि कैसे उदाहरण इनका प्रयुक्त होता है वो आप यहाँ पर देखिए। जैसे अजय ने मोहन को पुस्तक दी, विजय ने
सीता को पत्र लिखा, ऑप्शन है। सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, अमर ने समीर को गाना सुनाया। अमर ने समीर को गाना सुनाया। यहां हमें ध्यान रखना है, द्विकर्मक का पता करना हो तो दो प्रश्न किए जाते हैं, क्या और किसको प्रश्न किया जाता है। तो यहां पर अजय ने मोहन को क्या दी, क्या का उत्तर है पुस्तक। किसको दी, मोहन को। किसको का उत्तर है मोहन। क्या और किसको, दोनों का उत्तर आता है, इसका मतलब इसमें द्विकर्मक है। विजय ने सीता को पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र। किसको लिखा, सीता को। इसमें भी सेठ ने ब्राह्मण को क्या दी, गाय दी। किसको दी, ब्राह्मण को दी। दोनों क्रम यहाँ पर उपस्थित है, क्या का उत्तर भी मिल रहा है और किसको का उत्तर भी यहाँ पर मिल रहा है। अमर ने समीर को गाना सुनाया, क्या सुनाया, गाना। किसको सुनाया, समीर को। तो यहाँ क्या और किसको का प्रश्न है, चारों में है, उत्तर चारों में है। प्रश्न आ गए किसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। प्रश्न अगर ये रहे इनमें से किसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहां अब हमें ध्यान रखना है कि यहां कहीं देना क्रिया का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। देना क्रिया का प्रयोग हो रहा है दो जगह, दी। अब यहां दी जाने वाली जो वस्तु है ना, दान, उपहार, भेंट स्वरूप अगर कहीं किसी वाक्य में प्रकट हो रही है तो वहां हमें द्विकर्मक क्रिया नहीं माननी है, वहां संप्रदान कारक माना जाएगा। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, अजय ने मोहन को पुस्तक दी, वापस ले लेगा, पुस्तक दी है, दान नहीं कर दिया, उपहार नहीं दी, पुस्तक दी है पढ़ने के लिए, वापस ले लेगा। लेकिन यहां सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, वापस थोड़ी लेगा, ब्राह्मण को गाय दान स्वरूप दी जाती है। और देने वाली वस्तु यदि दान, उपहार, भेंट, पुरस्कार स्वरूप हो तो वहां जिसको दिया जाता है ब्राह्मण को दे रहे हैं, तो यहां द्विकर्मक क्रिया न मानकर संप्रदान कारक माना जाएगा। यहां हमें इस चीज को क्लियर करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ बच्चों के होता है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, यदि दी जाने वाली वस्तु दान, उपहार, पुरस्कार, भेंट स्वरूप हो तो उनमें हम द्विकर्मक क्रिया नहीं मानेंगे। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल भी वहां पर कोई स्थिति होती ही नहीं है, तो वहां द्विकर्मक क्रिया मान ली जाती है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ आ जाए, अजय पढ़ रहा है, सीता खाना पका रही है, मोहन चाय बना रहा है। और यहां आ जाए, सेठ ने गरीब को धन दिया, या सेठ ने गरीब को धन दिया। ऐसी स्थिति में यदि पूछ लिया जाए कि इसमें द्विकर्मक है, अब इसमें अगर पूछ लिया जाए कि किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, तो यहां हमें ध्यान रखना है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पता है ना। यहाँ पर किसको प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्या और किसको का उत्तर तो बिल्कुल आता ही नहीं है। सीता खाना पका रही है, क्या पका रही है, किसको पका रही है, नहीं पता है ना। मोहन चाय बना रहा है, क्या बना रहा है, चाय बना रहा है, लेकिन किसको नहीं पता। यहाँ सेठ ने गरीब को धन दिया, क्या दिया, धन किसको दिया, गरीब को।
तो यहाँ क्या और किसको का उत्तर है? ये तीन जो है इनमें बिल्कुल भी क्या और किसको प्रश्न का उत्तर नहीं है। लेकिन यहाँ स्थिति अगर आती है तो ऐसी स्थिति आ जाए तो देने वाली वस्तु चाहे दान स्वरूप हो, यहाँ हमें द्विकर्म क्रिया माने, क्योंकि तीनों में दूसरा कर्म कहीं पर भी नहीं है। ऊपर वाले तीनों वाक्यों में अगर दूसरा कर्म किसी वाक्य में होता तो यह नहीं माना जाता, लेकिन ऊपर के तीनों वाक्यों में दूसरा कर्म है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कहीं वाक्य पूछ लिया जाता है तो हमें द्विकर्म क्रिया माननी है। अन्यथा देने वाली वस्तु यदि दान, पुरस्कार, उपहार, भेंट स्वरूप हो तो वहां हमें क्या मानना है? संपदार्थ कारक मानना है, ना कि द्विकर्मक क्रिया। एक बार परीक्षा में सकर्मक और अकर्मक क्रिया को लेकर भी प्रश्न आ गया था। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऐसा प्रश्न पूछ लिया था, है ना। और प्रश्न था पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, मछली तैर रही है, मछली तैर रही है, बच्चा दौड़ रहा है और गाय चल रही है। ऐसा प्रश्न था। यहां पर उड़ना क्रिया है, यहां तैरना क्रिया है, यहां दौड़ना क्रिया है और यहां पर चरना क्रिया है। चरना मतलब खाना, है ना। तो यहां हमें ध्यान में रखना है। इनसे पहले क्या प्रश्न करो, क्या प्रश्न करते? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? नहीं पता। मछली क्या तैर रही है? नहीं पता। बच्चे क्या दौड़ रहे हैं? नहीं पता। गाय क्या चल रही है? नहीं पता। चारों में क्या का उत्तर नहीं है। लेकिन ये जो तीन क्रियाएं हैं, उड़ना, तैरना, दौड़ना, ये तीनों क्रियाएं हमेशा अकर्मक में लिखी जाती है। हमेशा किस में लिखी जाती है? अकर्मक में लिखी जाती है। लेकिन चरना जो क्रिया है वो सकर्मक है। चरना क्रिया वो क्या है? सकर्मक है। ये तो नित्य अकर्मक क्रियाएं होती है, सदैव अकर्मक में ही लिखी जाती है। इनके साथ कर्म कभी नहीं लिखा जाता। मैंने कुछ क्रियाएं आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि वो हमेशा अकर्मक में लिखी जाती है। लेकिन ये चल रही है, क्या चल रही है? मतलब कुछ न कुछ तो यहाँ पर है, चाहे वो चारा हो, कुछ भी हो, पूछ हो, कुछ न कुछ यहाँ जरूर है। कर्म लिखा हुआ नहीं है लेकिन छुपा हुआ है। ऐसा प्रश्न यदि कहीं आता है तो ऐसी क्रियाएं हमें ध्यान में रखना कि कौन सी तो अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। अकर्मक क्रियाएं मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, उनको आपको याद करना है, ध्यान में रखना है। वो क्रियाएं सदैव नित्य अकर्मक में लिखी जाती है, उनके साथ कभी कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये इस प्रकार से इनकी पहचान होती है, तो हमें इनमें ध्यान में रखना है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। तो आगे मैं आपको और इसमें बताता हूँ। ऐसी क्रियाएं जो नित्य द्विकर्मक में लिखी जाती है, द्विकर्मक के अंतर्गत लिखे जाने वाली क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो सदैव द्विकर्मक के अंतर्गत लिखी जाती है, यानी उसमें दो कर्म होते ही हैं। 16 क्रियाएं ऐसी है। हिंदी भाषा में, अपने संस्कृत में अगर देखा जाए तो उनको हम धातु रूप कह सकते हैं, संस्कृत में कह सकते हैं धातु। और ऐसे अपन नित्य द्विकर्मक क्रिया, यानी सदैव जो द्विकर्मक में ही लिखी जाती है वो क्रियाएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम देखते हैं। सदैव जो द्विकर्मक में लिखी जाती है ना। जैसे ध्यान में रखना, इधर आप दुहना, मांगना, दुहना, मांगना, पकाना, सजा देना, दुहना, मांगना, पकाना, सजा देना, पूछना, पूछना,
चुनना, कहना, दूहना, मांगना, पकाना, सजा देना, चुनना, दूहना, कहना, रोकना, ये 8 क्रियाएं हो गई। अगली उपदेश देना, उपदेश देना, जीतना, जीतना, मथना, चुराना, ले जाना, उपदेश देना, जीतना, मथना, चुराना, ले जाना, हरण करना, ढोना और खींचना। ये 16 क्रियाएं होती है। ये 16 क्रियाएं होती है जो नित्य द्विकर्मक मानी जाती है, यानी प्राय अधिकतर ये द्विकर्मक में ही लिखी जाती है। ऐसी क्रियाएं कहीं पर भी लिखी हो तो मैं द्विकर्मक क्रिया फिर उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है, इनसे अपन पता लगा सकते हैं कि ये नित्य द्विकर्मक क्रिया ही मानी जाती है। जैसे मैंने अकर्मक लिखी हुई थी ना, वो सदैव अकर्मक में लिखी जाती है, तो ये क्रियाएं नित्य द्विकर्मक के अंतर्गत लिखी जाती है। जैसे दूहना, मांगना, पकाना, सजा देना, पूछना, चुनना, कहना, रोकना, उपदेश देना, जीतना, मथना, चुराना, ले जाना, हरण करना, ढोना और खींचना। ये नित्य किसमें मानी जाती है? द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत मानी जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने आपको आज ये वीडियो बनाया है, ये क्रिया का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। क्रिया में सबसे ज्यादा प्रश्न यदि कहीं से आते हैं तो इन्हीं में से आते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं पर है तो वो इन्हीं में है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न निकलते हैं, गलतियां होती है, लेकिन आप इस वीडियो को देखना, बार बार देखना, इसके नोट्स बनाना, शायद आपके फिर कभी गलती नहीं होगी, क्रिया से संबंधित कभी गलती नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम चलते हैं वापस, इसी से संबंधित कोई टॉपिक है ना, इसी क्रिया से संबंधित है, सहकर्मक और अकर्मक से संबंधित। आगे मैं आपको एक समाधान और बताता हूँ। कुछ क्रियाएं अपने हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो सकर्मक में भी प्रयुक्त होती है और अकर्मक में भी प्रयुक्त होती है, लेकिन उनकी पहचान कैसे की जाएगी कि कब उनको सकर्मक मानेंगे और कब अकर्मक मानेंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में लिखी जाती है या प्रयुक्त होती है। दोनों रूप में लिखी जाती है या प्रयुक्त होती है। देखो उनमें मैं कुछ क्रियाएं आपको लिखवा देता हूं, जैसे घबराना, भूलना, खुजलाना, ऐंठना, घबराना, भूलना, है ना, खुजलाना, ऐंठना, झरना, बदलना, झरना, बदलना, लजाना, ललचाना, भरना, है ना, झरना, बदलना, लजाना, ललचाना, भरना, ये कुछ क्रियाएं होती है जो हमेशा किस में आती है? सकर्मक में भी लिखी जाती है और अकर्मक में भी लिखी जाती है। सकर्मक रूप में भी लिखी जाती है और अकर्मक। अब देखो उदाहरण के आधार पर मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूं कि उसका सिर खुजलाता है,
वह पैर खुजलाकर उसकी सेवा कर रहा है। दोनों में खुजलाना क्रिया है। उसका सिर खुजलाता है, वह पैर खुजलाकर उसकी सेवा कर रहा है। पैर खुजलाकर उसकी सेवा कर रहा है। तो यहां हमें पता कैसे करना है कि किसमें सकर्मक माने किसमें अकर्मक माने। दोनों क्रियाएं एक ही लिखी हुई है, खुजलाना क्रिया है दोनों। कब सकर्मक माननी है, कब अकर्मक माननी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो क्रिया स्वतः होती है, खुद होती है, किसी के माध्यम से नहीं की जाती, स्वतः घटित होने वाली क्रिया सदैव अकर्मक होती है। हमें यहां ध्यान में रखना है, पहचान करने के लिए स्वतः घटित होने वाली क्रिया, स्वतः घटित होने वाली क्रिया क्या होती है, सदैव अकर्मक होती है। किसी के माध्यम से यदि कोई क्रिया की जाती है, संपन्न होती है, तो वहां हमें सकर्मक मानना है। यहां उसका सिर खुजलाता है, मतलब उसके सिर में खुजली आ रही है, स्वतः ही हो रही है, सिर में खुजली आ रही है, स्वतः ये क्रिया घटित हो रही है, इसलिए उसका सिर खुजलाता है। स्वतः घटित होने वाली कोई माध्यम नहीं है, खुद के सिर में खुजली उसको खा रही है, खुजली आ रही है ना। तो यहां हम क्या मानेंगे, अकर्मक क्रिया मानेंगे। लेकिन यहाँ पर माध्यम है, किसी के माध्यम से खुजली की जा रही है, उस वह पैर खुजलाकर उसकी सेवा कर रहा है। यहाँ कोई ना कोई माध्यम से खुजली हो रही है, वह पैर खुजला रहा है। किसी के माध्यम से क्रिया यदि संपन्न हो रही है, तो वहां हम क्या मानेंगे, सकर्मक क्रिया मानेंगे। जैसे अपने उदाहरण चलता है, लोकोक्ति चलती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई भर थोड़ी रहा है, अपने आप क्रिया हो रही है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ घड़ा भरना जो क्रिया है, ये भरना क्रिया स्वतः घटित हो रही है। स्वतः घटित होने की वजह से इस भरना क्रिया में अकर्मक क्रिया मानेंगे। कोई माध्यम नहीं है ना, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, मतलब क्रिया अपने आप हो रही है। क्रिया अपने आप जहां पर होती है, तो वहां अकर्मक क्रिया मानेंगे। और इसी को अगर हम लिख दें, उसने अपनी आंखें भरी, उसने अपनी आंखें भर ली। यहाँ आंखें भरने का काम किसी माध्यम से हो रहा है, किसी के द्वारा क्रिया की जा रही है, संपन्न की जा रही है ना। यह तो अपने आप होने वाली क्रिया है, और ये किसी के माध्यम से की जाने वाली क्रिया है। तो यहाँ किसी के माध्यम से यदि कोई क्रिया होती है, तो वहां हम क्या मानेंगे, सकर्मक क्रिया मानेंगे। यहाँ इसकी पहचान होती है। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें लोगों के कंफ्यूजन होता है, गलतियां होती है। आप उन गलतियों को नहीं दोहराओगे, इन गलतियों से हमें बचना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखना। प्रश्न बहुत सारे मैंने ये क्रियाएं लिखी, ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे। आपको उनकी पहचान करनी है, पहचान करके फिर पता करना कि कौन सी क्रिया स्वतः हो रही है और कौन सी क्रिया किसी के माध्यम से हो रही है। यदि कोई क्रिया स्वतः घटित होती है, स्वतः घटित होने वाली क्रिया अकर्मक, और किसी के माध्यम से घटित होने वाली क्रिया सकर्मक मानी जाती है। और ये क्रियाएं हैं जो अकर्मक में भी लिख सकते हैं और सकर्मक में भी लिख सकते हैं। पहचान करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।